मंगेशकर, उनकी आवाज को भारत ही नहीं दुनिया भर में सबसे सुरीली आवाज माना जाता था। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, उनकी आवाज में एक ऐसी खास कशिश थी कि उनकी आवाज सुनकर किसी के भी दिल को खास सुकून मिलता था। आपकी नजरों ने समझा प्यारे के उनके गाए गीत कई पीढ़ियों में गुनगुनाए गए और आज भी उनके गाने लोगों के जुबान पर चढ़े हुए हैं। भारत ही नहीं दुनिया भर में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता था और बॉलीवुड में तो उन्हें सुरों की देवी कहा जाता था। लग जा गले के फिर हंसी रात। लेकिन क्या आप जानते हैं, लता मंगेशकर शुरुआत में अपने गाने के लिए नहीं बल्कि एक्टिंग के लिए जानी जाती थी। और जब वो गाना गाने की कोशिश में थी तब अभिनेता दिलीप कुमार ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया था कि उनकी आवाज से मराठी दाल भात की बास आती है। क्या आपको पता है कि कभी उन्होंने राज कपूर की फिल्म में अभिनय करने से इसलिए मना कर दिया था कि उन्हें अगली यानी बदसूरत कह दिया गया था। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि उनका असली नाम लता नहीं और मंगेशकर उनका असली सरनेम था ही नहीं। हाँ, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुला। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला या सुरों की सम्राज्ञी भी कहते हैं। आज भी जब देश की सबसे बड़ी गायिका की बात होती है तो लता मंगेशकर का ही नाम सबसे पहले लिया जाता है। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार। करीब 7 दशकों तक लता मंगेशकर बॉलीवुड ही नहीं, मराठी, पंजाबी, बंगाली और कई भाषाओं में सबसे प्रतिष्ठित गायिका बनी रही हैं। प्यार दे फूले की किन्ने सुनी सुनी खावे, दूर दूर जांदे जांदे। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गई आधी रात। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश में इंदौर शहर के एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ। उनका असल उपनाम हार्दिकर था। बाद में उनके पिता दीनानाथ ने अपना उपनाम बदलकर मंगेशकर रख लिया। इस सरनेम के पीछे भी एक लंबी कहानी है। दरअसल लता के पिता दीनानाथ के परिवार का मूल उपनाम हार्दिकर था। चूंकि इनके परिवार को मंगेशी मंदिर के शिवलिंग के लिए अभिषेक का पारंपरिक सौभाग्य प्राप्त हुआ था, अतः उन्हें अभिषेकी उपनाम से भी जाना जाने लगा था। हालांकि दीनानाथ ने अपने पिता के परिवार के दोनों ही उपनामों को नहीं अपनाया। इसका कारण यह था कि उनकी मां येसुबाई राणे गोवा के देवदासी समुदाय से थी, जो अब गोमांतक मराठा समाज के रूप में जाना जाता है। चूंकि वे परिवार सहित गोवा के मंगेशी गांव में रहते थे और दीनानाथ वहां पैदा हुए थे, अतः उन्होंने अपना उपनाम मंगेशकर रख लिया, जिसका अर्थ था मंगेश के द्वारा, जो संयोग से मंगेशी मंदिर के देवता का नाम भी था। दीनानाथ की अपनी थिएटर कंपनी थी और वो शास्त्रीय गायन के बहुत बड़े प्रशंसक थे। जब उनकी बड़ी बेटी का जन्म हुआ तो उसका नाम हेमा मंगेशकर रखा गया था, लेकिन उनके एक नाटक में शामिल किरदार लतिका उन्हें इतना पसंद आई कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी लता कर दिया। लता जी का जीवन बेहद कठिनाई भरा रहा। साल 1942 में ही 13 वर्ष की छोटी उम्र में उनके सर से पिता का साया उठ गया और परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। इसके बाद उनका पूरा परिवार पुणे से मुंबई आ गया। हालांकि लता को फिल्मों में अभिनय करना जरा भी पसंद नहीं था। इसके बावजूद अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी को उठाते हुए उन्हें यह करना पड़ा।
महज 14 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने फिल्मों में काम शुरू किया। वो हीरो या हीरोइन की बहन या दोस्त के साइड कैरेक्टर निभाया करती थी। लता जी को स्टेज पर पहली बार गाने के लिए 25 रुपए मिले थे। इसे वह अपनी पहली कमाई मानती हैं। उन्होंने पहली बार 1942 में मराठी फिल्म किती हसाल के लिए गाना गाया था। हालांकि इस गाने को फिल्म की रिलीज होने से पहले ही हटा दिया गया था। उसके बाद उन्होंने और भी कई फिल्मों के लिए गाने गाए। लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनें उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपने करियर के रूप में चुना। हृदयनाथ मंगेशकर के साथ लता ने कुछ मराठी गाने भी गाए हैं। करियर की शुरुआत में जब बॉलीवुड में नूर जहां और शमशाद बेगम जैसे सिंगर्स राज कर रहे थे, उस वक्त लता को कई बार रिजेक्शंस का भी सामना करना पड़ा। शुरुआत में बहुत से लोगों ने लता की आवाज को पतली और कमजोर बताकर खारिज कर दिया था, लेकिन लता भी धुन की पक्की थी। उन्होंने सबकी बताई गलतियों से सबक लिया और दुनिया में अपना नाम बनाया। लता की आवाज को पतली बताने वाले पहले इंसान थे मशहूर फिल्म मेकर शशधर मुखर्जी। एक बार लता के गुरु गुलाम हैदर साहब ने शशधर मुखर्जी को दिलीप कुमार और कामिनी कौशल स्टारर मूवी शहीद के लिए लता की आवाज सुनाई। मुखर्जी ने पहले तो बड़े ध्यान से उनका गाना सुना और फिर कहा कि वो उन्हें अपनी फिल्म में काम नहीं दे सकते क्योंकि उनकी आवाज बेहद पतली है। वहीं एक बार गुलाम हैदर साहब, लता और दिलीप कुमार मुंबई के लोकल ट्रेन से कहीं जा रहे थे। ऐसे में हैदर ने सोचा कि दिलीप कुमार को लता की आवाज सुनाने से शायद उन्हें कोई काम मिल जाए। फिर लता ने जैसे ही गाना शुरू किया तो दिलीप कुमार ने टोकते हुए कहा कि मराठियों की आवाज से उन्हें दाल भात की गंध आती है। उनका इशारा लता के उच्चारण पर था। इसके बाद लता ने हिंदी और उर्दू सीखने के लिए एक टीचर रखा और अपना एक्सेंट सही किया था। शुरुआत में लता जी की आवाज पर उस वक्त की मशहूर गायिका नूर जहां के गीतों का असर दिखता था। मेरे फूलों में छिपी है जवानी, मेरे फूलों में छिपी है जवानी। लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद का स्टाइल तैयार कर लिया। उन्होंने सैकड़ों फिल्मों के लिए हजारों गाने गाए। उनकी आवाज में मिठास थी और जीवन के हर रंग में उनके गाए गाने बिल्कुल फिट बैठते थे। रहे न रहे हम महंगा करेंगे। उन्होंने प्रेम के गीत गाए तो वो ऐसे दिल में उतर आए मानो खुद प्रेम की देवी रति धरती पर उतर आई हैं। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। उन्होंने भजन गाए तो ऐसा लगा मानो खुद मीराबाई इतिहास के पन्नों से बाहर चली आई हो। उनके गाए विरह गीतों में उदासी का वो मंजर दिखा जो इंसान की रूह तक को रुला दे। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना। कहा जाता है कि 1962 में इंडिया चाइना युद्ध के दौरान जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लता को ए मेरे वतन के लोगों गाते हुए सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। 1962 में ही उनके साथ एक ऐसी विचित्र घटना घटी जिसने उन्हें जिंदगी भर के लिए सबक दे दिया। उनके परिवार में खाना बनाने वाले कुक ने उन्हें जहर दिया था। वह 3 महीने तक बेड पर पड़ी रही और उसके बाद उनकी हालत में सुधार हुआ। उस दिन के बाद से वो कुक उनके घर से फरार हो गया, जिससे यह भी कभी नहीं पता चल पाया कि इस साजिश की जड़ में कौन था।
दोस्तों, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, लता मंगेशकर ने अपने करियर की शुरुआत में फिल्मों में एक्टिंग की थी। उन्हें लीड रोल नहीं मिले थे, लेकिन साइड रोल मिल जाया करते थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया था जब उन्हें राज कपूर की फिल्म में अगली गर्ल यानी बदसूरत लड़की कह दिया गया था। इस घटना से लता बेहद गुस्सा थीं। बात 1978 में आई फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के करीब 20 साल पहले की है। सन 1956-57 के आसपास राज कपूर इस फिल्म को लता मंगेशकर के साथ बनाना चाहते थे। राज कपूर इस फिल्म में लता मंगेशकर को कास्ट करना चाहते थे। दरअसल इस फिल्म में एक ऐसी अदाकारा की जरूरत थी जिसकी आवाज बेहद सुरीली हो, लेकिन उनका चेहरा सामान्य हो। राज कपूर इस फिल्म में दिखाना चाहते थे कि विश्वास, प्यार और निस्वार्थ संबंधों पर आधारित होता है, न कि शारीरिक खूबसूरती पर। लता मंगेशकर को भी इस फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई थी और उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए हाँ भी कर दिया था। हुआ यह कि फिल्म प्रोडक्शन के दौरान राज कपूर ने अपने सहायक से कह दिया कि लता मंगेशकर को इसलिए फिल्म में लिया गया है कि उनकी आवाज बेहद खूबसूरत है और चेहरा बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। सूत्रों का कहना है कि राज कपूर ने कहा था कि उनको एक अगली गर्ल यानी बदसूरत लड़की के मन की खूबसूरती दिखानी है। लता मंगेशकर ने जब यह सुना तो वो इस बात से बेहद गुस्सा हुई। उन्हें समझ आ गया कि उन्हें एक बदसूरत लड़की के तौर पर पेश किया जाएगा और उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। जब राज कपूर को इस बात का पता चला तो वो अपने पब्लिसिटी टीम पर बहुत नाराज हुए। जब 20 साल बाद राज कपूर ने सत्यम शिवम सुंदरम बनाया तो उन्होंने लता मंगेशकर से माफी मांगते हुए उन्हें बहुत मनाया था कि वह कम से कम फिल्म में कैमरा के सामने बतौर गायिका एक गाना ही गा दे, लेकिन उन्होंने पर्दे पर आने से साफ मना कर दिया था। इस फिल्म में लता मंगेशकर ने पर्दे पर आकर कोई गाना तो नहीं गाया, लेकिन कई मिन्नतें करने के बाद उन्होंने फिल्म में अपनी आवाज दी। यशोमती मैया से बोले नंद लाला। इस फिल्म में जीनत अमान को लिया गया था, जिनके चेहरे को मेकअप के जरिए बदसूरत बनाया गया था। फिल्म सुपरहिट हुई और इसके गाने लोगों के दिलो दिमाग पर एक अरसे तक छाए रहे। और भये पनघट पे मोहि खट शाम। हालांकि लता मंगेशकर के लंबे फिल्मी सफर में उनके नाम कई फिल्मी व गैर फिल्मी पुरुषों के साथ जुड़े, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। इसका जवाब देते हुए उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था, घर की सभी मेंबर्स की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। इस वजह से कई बार शादी का ख्याल आता भी तो उस पर अमल नहीं कर पाती थी। बेहद कम उम्र में ही काम करने लगी थी, बहुत ज्यादा काम मेरे पास रहता था। साल 1942 में 13 साल की छोटी उम्र में ही सिर से पिता का साया उठ गया था, इसलिए परिवार की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई थी, तो शादी का ख्याल मन से निकाल दिया। गौरतलब है कि लता मंगेशकर कुल 5 भाई बहन हैं। इनमें लता के अलावा मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ उनसे छोटे हैं। लता मंगेशकर क्रिकेट की बड़ी फैन थी, खास तौर पर सचिन तेंदुलकर की। जिस मैच में सचिन खेलते थे, लगभग उन सारे मैचों को वह देखती थी। इंग्लैंड के लॉर्ड स्टेडियम में उनके लिए एक परमानेंट गैलरी रिजर्व थी, ताकि वो यहाँ से अपने फेवरेट गेम क्रिकेट को देख सके। लता मंगेशकर बचपन में पढ़ाई नहीं कर सकी, लेकिन दुनिया की 6 बड़ी यूनिवर्सिटीज से उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री मिली थी। लता मंगेशकर को हवाई सफर से डर लगता था। यही वजह थी कि जब फ्रांस की सरकार ने उन्हें प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया तो लता ने मुंबई आकर यह अवार्ड देने की गुजारिश की। लता मंगेशकर को भारत के 3 सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सहित 3 राष्ट्रीय और 4 फिल्मफेयर पुरस्कारों से नवाजा जा चुका था। उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका था। 1974 में लता मंगेशकर लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने वाली पहली इंडियन बनी थी। साल 2011 में लता जी ने आखिरी बार विनीत खेत्रपाल की फिल्म सतरंगी पैराशूट के लिए गाना गाया था।
बाद से वो अब तक सिंगिंग से दूर रहीं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कुछ साल पहले संगीतकार मयूरेश पाई के निर्देशन में राम रक्षा स्तोत्रम भी रिकॉर्ड किया था। वर्ष 2022 की शुरुआत में लता जी को कोविड की बीमारी हुई और जनवरी में उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। अगले महीने की शुरुआत में 6 फरवरी को उनका निधन हो गया। लता दीदी को हमारे चैनल के पूरे टीम की ओर से श्रद्धांजलि।